आपसे हम अभिषेक और भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है हमारे आज के मैनेजमेंट को शो में जोड़ने का। और आज हमारे साथ जिंदल स्टेनलेस पर हम बात करेंगे, जो हाई क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पहचान रखती है। और कंपनी के तीसरे तिमाही के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें आय तिमाही आधार पर देखें तो 7% की कमी देखी गई है, जबकि मुनाफे में लगभग 11% की गिरावट दर्ज हुई है। सुस्त ग्लोबल डिमांड है और लाल सागर में सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच स्टील के घरेलू और ग्लोबल एक्सपोर्ट को लेकर क्या आउटलुक है, इसके साथ साथ कंपनी की विस्तार योजना पर भी आइए हम बात करते हैं। और जिंदल स्टेनलेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ग्रुप सीएफओ अनुराग मंत्री मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और नतीजे अगर हम देखें तो रेवेन्यू यहां पर 7% क्वार्टर एंड क्वार्टर डिप होता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्लान्ड मेंटेनेंस की एक वजह है जो समझ में आ रही है। क्या ये प्लान मेंटेनेंस अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? वॉल्यूम सेल्स क्या चौथी तिमाही में नॉर्मल होते हुए हमें दिखाई देंगे? हाँ, ये जो था ये दिस वाज ए मोर ये अपग्रेडेशन के लिए था। तो अब ये हमने क्वार्टर 3 में लिया था। क्वार्टर 4 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉल्यूम वापस अपने नॉर्मलाइजेशन पे आ जाएंगे। तो जो हमारा जो साल का गाइडेंस था, पूरे साल का FY 24 का 20% ग्रोथ का, वो वी आर कीपिंग द गाइडेंस इंटैक्ट ऑफ 20% ग्रोथ ऑफ द वॉल्यूम्स। वॉल्यूम ग्रोथ की गाइडेंस आप 20% FY 24 के लिए मेंटेन रख रहे हैं, लेकिन सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ FY 25 के लिहाज से, गाइडेंस के लिहाज से आप क्या देंगे? एबिटा गाइडेंस क्या 19,000 या 21,000 प्रति टन के आसपास आप मेंटेन रख रहे हैं? सो FY 25 का जो गाइडेंस है, वो भी हम वॉल्यूम गाइडेंस जो है 20% का वी आर मेंटेनिंग दैट वी विल बी एबल टू अचीव दैट। दो चैलेंजेस हैं इसमें, क्योंकि जो एक्सपोर्ट मार्केट है और ये रेड सी की इवेंट्स हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, उससे थोड़ा एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट रहेगा। बट इसके क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल बहुत फ्लेक्सिबल है बिटवीन डोमेस्टिक मार्केट एंड एक्सपोर्ट मार्केट, तो वॉल्यूम हम कॉन्फिडेंट है कि हम 20% की वॉल्यूम ग्रोथ FY 25 में भी दे पाएंगे। जो आपने एबिटा पर टन की बात करी, 19 से 21 का गाइडेंस था हमारा। लेकिन अभी जो क्या है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूरोपियन मार्केट ओपन हो जाएंगे फॉर एक्सपोर्ट इन क्वार्टर 4। वो अभी उतनी विजिबिलिटी नहीं है, और ये रेड सी की इवेंट के बाद द फ्रेट्स एंड हैव आल्सो गॉन अप। जो किराया भाड़ा है वो और बढ़ गया है। तो उसके चलते हमको लग रहा है कि थोड़ा सा वॉल्यूम उतना मार्जिन इन एक्सपोर्ट नहीं आ पाएंगे। तो हमने जो, लेकिन फिर भी हम अपनी गाइडेंस है वो 19 से 20 के बीच में हम विल बी एबल टू मेंटेन इन FY 24। वो हम कर पाएंगे 19 से 20 के बीच में, जो हमारी गाइड जो हमारी गाइडेंस रेंज के बीच में ही है। अनुराग जी, ये बताइए, क्योंकि आपने रेड सी इशू का जिक्र किया है, तो अब किस तरह का इम्पैक्ट आप आने वाली तिमाहियों में आता हुआ देख रहे हैं? खासतौर से एक्सपोर्ट्स में क्या और गिरावट आएगी चौथी तिमाही को लेकर? डोमेस्टिक सेल्स जो है, क्या इस गिरावट की भरपाई कर पाएंगे? हाँ, तो अगर आपने देखा होगा, हमने लास्ट टाइम बोला था कि एक्सपोर्ट करीबन 15% रहेंगे हमारे मिक्स के इन FY 24। वो अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में जो ये रेड सी का इशू चल रहा है, सी फ्रेट्स बढ़ गए हैं, 3 से 4 टाइम्स का इम्पैक्ट है, इंक्रीज है सी फ्रेट्स में। और लंबा टाइम लग रहा है, तो उसके चलते एक्सपोर्ट थोड़े वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये एक्सपोर्ट ढंग से हो पाएंगे इन क्वार्टर 4 ऑल्सो। तो एक्सपोर्ट जो 15% हम टारगेट कर रहे थे, वो अब 10 से 12% के बीच ही हो पाएंगे। लेकिन हम डोमेस्टिक मार्केट की ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, तो हम डोमेस्टिक मार्केट में और इसको इसके वॉल्यूम कंपनसेट कर पाएंगे। इसके लिए जो हमारी गाइडेंस है वो हम अभी भी इंटैक्ट रख रहे हैं कि हम 20% वॉल्यूम ग्रोथ FY 24 में दे पाएंगे। अनुराग जी, डिमांड के लिहाज से डोमेस्टिक डिमांड का स्टेटस क्या है? सेक्टर वाइज अगर हमें समझना हो तो किस तरह से डिमांड सेंटिमेंट जो है, ऑटोमोबाइल हो गया, इंफ्रा हो गया, रेलवे हो गया, क्रॉस सेक्टर्स तब्दीली आ रही है, सुधार के लिए आ रही है शायद? सो डोमेस्टिक मार्केट में अक्रॉस ऑल सेक्टर हम देख रहे हैं कि अच्छी डिमांड है। रेलवे अच्छा डिमांड कर रहा है, ऑटो में अक्रॉस ऑल सेक्टर्स वी आर सीइंग गुड डिमांड। पाइप एंड ट्यूब इंडस्ट्री में हमको अच्छा डिमांड दिख रहा है। तो इंफ्रा में, जो इंफ्रा से रिलेटेड है, तो आपने जो तीनों सेक्टर का, इंफ्रा, ऑटो, रेलवे, इसमें हम एक अच्छा डिमांड मोमेंटम देख रहे हैं। तो काफी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के चलते भी, गति शक्ति एंड ऑल दीज प्रोजेक्ट के चलते भी डिमांड में अच्छा मोमेंटम है।
और जो प्राइवेट कैपेक्स है उसके कारण अच्छा मोमेंटम है, ऑटो सेक्टर में हम अच्छा देख रहे हैं। तो डोमेस्टिक डिमांड हम अक्रॉस ऑल सेक्टर अच्छा देख रहे हैं। और हमारा जो बिजनेस मॉडल है, हम एक सेक्टर डिपेंडेंट नहीं है, तो अगर कोई सेक्टर पर्टिकुलर क्वार्टर में अच्छा नहीं करता है तो भी हम उसको वॉल्यूम कंपनसेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी प्रोडक्ट रेंज है जो हर सेक्टर को कैटर कर सकती है। अनुराग, ये बताएं, अब क्योंकि बजट भी आने को ही है और जिस तरह से इम्पोजिशन ऑफ सीवीडी और स्टेनलेस स्टील्स की हम देख रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या व्यू बनता है? क्या आप होपफुल हैं? किस तरह से आप की उम्मीदें बढ़ रही हैं यहाँ पर? देखिए, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है हमको, तो हमको कहीं ना कहीं जाके जो नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड इंपोर्ट, मैं इस सारे इंपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो चाइना, वियतनाम और इस तरह के इंपोर्ट्स आते हैं जो प्राइस डिस्टॉर्शन करते हैं, जो इंडिया में डंपिंग होती है, उसको इमीडिएटली रोका जाना चाहिए। अच्छे इंपोर्ट्स आ रहे हो या यूरोपियन कंट्रीज से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड प्राइस पे मटेरियल आ रहा है, वो कंट्री के लिए ठीक नहीं है। और उसके कारण क्या है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बहुत एक्सपांशन करने के लिए सोचना पड़ता है, अगर बिकॉज देन ऑलवेज भी इन अंडर प्रेशर कि उसको आगे कैपेसिटी और लगाएं या नहीं लगाएं। तो ये सब अगर हमको थ्रेट निकालना है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, तो ये जो नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड इंपोर्ट्स हैं, इनको जरूर कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। अनुराग मंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से नतीजों पर हमसे बातचीत की। और इस बीच अल्ट्राटेक के भी नतीजे आ रहे हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कंसोलिडेटेड मुनाफा लगभग 38.7% बढ़ता हुआ दिखाई